Good morning, students. Welcome to my class once again. I am Surya Prakash Sharma, and we are studying British Constitution. Today's topic is House of Lords or लॉर्ड सभा। आपको पता है कि आजकल हम ब्रिटिश संविधान पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पिछली क्लास में हमने देखा था ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिटिश संसद के 3 घटक हैं। उन 3 घटकों से मिल करके ब्रिटिश संसद बनती है। पहला सम्राट या सम्राज्ञी जो भी हो, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि उच्च सदन है संसद का, और तीसरा हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि पॉपुलर चैम्बर है, निम्न सदन है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा के बारे में। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है, सेकंड चैम्बर है, द्वितीय सदन भी कह सकते हैं इसको। और ये एक कुलीन तंत्रीय संस्था रही है, यानी कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती रही है। हालांकि लोकतंत्र के विकास के साथ साथ इसके गठन और इसके शक्तियों में काफी परिवर्तन आ चुका है। 18वीं सदी के अंत तक लॉर्ड सभा जो थी वो कॉमन सभा से अधिक शक्तिशाली हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां कम होती गईं और 20वीं शताब्दी के मध्य में आते आते यानी 1911 और 1949 के सुधार अधिनियमों के पश्चात लॉर्ड सभा बहुत कमजोर सदन बनकर के रह गया। ये केवल एक द्वितीय सदन नहीं था बल्कि द्वितीय महत्व का सदन भी बनकर के रह गया, क्योंकि उसके पास अब कोई विलंबकारी शक्ति के अलावा कोई विधायी शक्ति नहीं रह गई है और वित्तीय मामलों में तो उसकी शक्तियां और भी सीमित हैं। 2005 के सुधार अधिनियम के द्वारा तो उसके जो पास जो न्यायिक शक्तियां थी वो भी समाप्त हो गई हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो 2000 का जो सन 2000 का जो अधिनियम था, पीएरेज संबंधी अधिनियम था, उसके बाद अब लॉर्ड सभा में जो है आनुवंशिक पीएरों की नियुक्ति का प्रावधान भी समाप्त हो गया है। अब केवल लाइफ पीएरेज के माध्यम से उसमें नियुक्ति हो सकती है, आजीवन पीयर्स की नियुक्ति होगी उसमें। तो इस दृष्टि से अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है काफी बदल चुका है, पहले वाला शक्तिशाली सदन नहीं रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में एक पुराना सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स का विकास बाद में हुआ, जन्म बाद में हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पुराना प्रतिनिधि संस्था रही है, क्योंकि ब्रिटिश परंपरा में राजपद और कुलीन मतलब राज परिवार और कुलीन वर्गों का बड़ा महत्व था। इसी कारण वही सत्ता का संचालन करते थे पहले। धीरे धीरे जब जनता के अधिकार बढ़ने लगे तो फिर निम्न सदन की शक्तियां बढ़ी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स धीरे धीरे कमजोर होता गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना की बात करते हैं हम, संगठन कैसे होता है। तो देखिए, अब 1958 के पीरेज एक्ट के पारित होने के बाद और सन 2000 का जो पीरेज एक्ट फिर से पारित हुआ उसके बाद में अब आज की स्थिति यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस समय 3 प्रकार के सदस्य हैं। पहले आनुवंशिक लॉर्ड्स, यानी वे लॉर्ड्स जो वंश परंपरा में अपना पद प्राप्त करते रहे हैं। सन 2000 के अधिनियम के बाद ये तय हो गया है अब कि अब नए जो आनुवंशिक लॉर्ड्स इस समय जो हैं, पीयर्स जो हैं,
उनके द्वारा पद रिक्त जब होगा उनकी मृत्यु पर, या जिस अन्यथा वो अगर त्यागपत्र भी देते हैं तो उनका पद अगली पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं होगा, वो पद समाप्त हो जाएगा। ये नई व्यवस्था है। तो धीरे धीरे कहने का अभिप्राय यह है कि अब जो आनुवंशिक पेयर्स हैं उनकी संख्या घट रही है। दूसरे होते हैं आजीवन पेयर, लाइफ पेयर, अर्थात सन 1958 का जो पेयरेज एक्ट, लाइफ पेयरेज एक्ट था, उसके आधार पर जो सदस्य बनाए जाते हैं, इसमें वो सदस्य होते हैं जिन्हें सरकार की अनुशंसा पर सम्राट नियुक्त करते हैं, और सरकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्तियों को उसमें नियुक्त करती है। और तीसरे होते हैं धार्मिक लॉर्ड्स, इनकी संख्या 26 होती है। ये विभिन्न चर्चों के, चर्च जो है ब्रिटेन में, एंग्लिकन चर्च के जो विभिन्न चर्च हैं, लंदन का है और अन्य जो कैंटरबरी का जो आर्क बिशप है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 26 होते हैं। तो ये 3 प्रकार के सदस्य हैं। सदस्यता के मामले में कुछ सुधार हो गए हैं अब, जैसा मैंने जिक्र किया अभी। 1958 तक ये कि पूर्णतया एक पुरुष सदन था। ये 1958 का जो लाइफ पेयरेज एक्ट था, उसके बाद जो है महिलाओं को भी इसकी सदस्यता मिलने लगी। और दूसरा सुधार ये हुआ है कि अब आनुवंशिक पेयरेज समाप्त कर दिया गया है। नए, यानी जो अभी जो सदस्य हैं वो बने रहेंगे अपनी आजीवन, उसके बाद उनका पद जो है वंश परंपरा में आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 2 बड़े सुधार इसकी सदस्यता को लेकर के हुए हैं। पहला तो ये कि सरकार को नए पेयर बनाने का अधिकार मिल गया और उसकी कोई संख्या नहीं रखी गई है। दूसरा ये कि आनुवंशिक पेयरेज परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में अगर देखें तो, अगर ब्रिटिश संसद की वेबसाइट को देखते हैं, अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे पहले मैंने देखा है, तो उसमें 773 सदस्य हैं लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इस समय, जिनमें आजीवन पेयर हैं, आनुवंशिक पेयर हैं और धार्मिक पेयर है। एक पद और हुआ करता था, एक प्रकार के पेयर्स और हुआ करते थे पहले, लॉ लॉर्ड्स हुआ करते थे, यानी विधिक, विधि से संबंधित, जो न्यायपालिका का सर्वोच्च मतलब ब्रिटिश न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होते थे। अब 2005 के सुधार के बाद ये व्यवस्था भी समाप्त हो गई है, यानी लॉर्ड सभा की न्यायिक शक्तियां भी समाप्त हो चुकी हैं। तो ये कुल मिलाकर के अब 3 ही प्रकार के सदस्य रह गए हैं, आनुवंशिक पेयर, आजीवन पेयर और तीसरे धार्मिक पेयर। लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। देखिए, लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। 2-3 अधिकार हैं। पहला तो ये कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है। लॉर्ड सभा में जो भी वो भाषण देते हैं उसके आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा, संसद की कार्रवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और तीसरा, ये तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को भी प्राप्त हैं दोनों अधिकार। तीसरा एक विशिष्ट अधिकार है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न बन सकता है इस पर। वो ये कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य अकेले किसी मामले को लेकर के सम्राट से भेंट कर सकते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ऐसा नहीं कर सकते, वो स्पीकर के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो स्पीकर है, लॉर्ड स्पीकर जिसको कहते हैं, उसके मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी लॉर्ड स्वतंत्र रूप से सम्राट से मिलने के लिए अधिकृत है। ये 3 विशेषाधिकार हैं। एक निरर्हता भी है, यानी अयोग्यता भी होती है। वो ये कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई सदस्य जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव नहीं लड़ सकता।
जब तक वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर रहते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव नहीं लड़ सकता, न उसमें वोट डाल सकता है। ये उसकी अयोग्यता है। लॉर्ड सभा का स्पीकर, जिसको लॉर्ड स्पीकर कहा जाता है, हर सदन का एक अध्यक्ष होता है, आपको पता ही है। हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष उसको स्पीकर कहा जाता है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहले स्पीकर नहीं हुआ करता था। सन 2005 से पहले, उस समय तक वहां पर लॉर्ड चांसलर हुआ करता था, एक जो एक तरह से तीनों अंगों का सदस्य होता था सरकार के। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होने के नाते वो व्यवस्थापिका का सदस्य था, उसे मंत्रिमंडल में भी स्थान प्राप्त होता था, और तीसरा वो न्यायपालिका में का भी प्रमुख होता था। लेकिन 2005 के सुधार अधिनियम के बाद लॉर्ड चांसलर की इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। अब लॉर्ड चांसलर का पद तो है, लेकिन उसकी न्यायिक शक्तियां समाप्त हो गई एक तो, और दूसरा वो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अध्यक्ष भी नहीं होता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष के लिए अब अलग से व्यवस्था है, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स खुद अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। और इस समय लॉर्ड फाउलर जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, लॉर्ड स्पीकर हैं। और इसमें व्यवस्था यह है कि कोई व्यक्ति 2 बार अधिकतम इस पद के लिए योग्य है, तीसरी बार नहीं बन सकता। 10 साल तक रह सकता है अधिकतम, कहने का अभिप्राय यह है। इसके अलावा भी कुछ अन्य पद होते हैं, जैसे सार्जेंट एट आर्म्स, क्लर्क और ब्लैक रॉड ऑफ द हाउस। ये 2-3 पद और होते हैं जो अन्य कार्यों को संपादित करते हैं। हमारे लिए फिलहाल लॉर्ड स्पीकर के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा थोड़ी सी विस्तार से की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठकें कैसे होती हैं, क्या काम होता है, उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठक हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ साथ ही होती हैं, और सप्ताह में प्राय 3-4 दिन बैठकें होती है। दिन भर में अगर देखें तो 2-3 घंटे की बैठक हुआ करती है। उपस्थिति प्राय कम रहती है, क्योंकि जो आनुवंशिक पेयर्स हैं वो कम आते ही नहीं है, अधिकांशतः नहीं आते हैं। जो आजीवन पेयर हैं वो फिर भी सक्रिय रहते हैं, थोड़े से वो आते हैं। और जो धार्मिक लॉर्ड्स हैं वो भी कम ही आते हैं। तो कुल मिलाकर के उपस्थिति कम रहती है, और इसीलिए इसकी जो गणपूर्ति है, यानी जिस कम से कम सदस्यों जिनके होने पर बैठक हो सकती है, वो है 3 रखी गई है। 3 सदस्यों पर ही गणपूर्ति मानी गई है। 3 सदस्य आएंगे तो लॉर्ड सभा की कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। लेकिन किसी विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 30 सदस्यों का होना आवश्यक है। लॉर्ड सभा की शक्तियां क्या होती हैं साहब, अब ये देख लीजिए। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियों की बात हम करेंगे: विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां। जहां तक विधायी शक्तियों का मामला है, तो विधायी क्षेत्र में स्थिति यह है कि कोई विधेयक, सामान्य विधेयक जो है, वो दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स में। और वैसे अगर निर्णय लेने की शक्ति की बात करें तो निर्णायक शक्ति जो है हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त है। लॉर्ड सभा अधिकतम 1 वर्ष का विलंब कर सकती है। 1911 के अधिनियम के बाद 1 वर्ष का टाइम मिला हुआ है, अधिकतम 1 वर्ष के अंदर अंदर उन्हें निर्णय लेना होता है। और 1 वर्ष के अंदर अगर वो उसको किसी विधेयक को अनुमोदन कर देते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने जिस रूप में पारित किया है उस रूप में सम्राट के हस्ताक्षर से वो अधिनियम बन जाता है। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अब केवल विलंबकारी शक्ति प्राप्त है, निर्णायक शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। सॉल्सबरी डॉक्ट्रिन या कन्वेंशन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से 51 के बीच में अस्तित्व में आया, उसके अनुसार ये परंपरा बन गई है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर सरकार का बहुमत नहीं है तो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक को रोकेगा नहीं, यानी उसमें अड़चन नहीं डालेगा, उसे पारित करके भेज देगा। तो अब स्थिति यह है कि लॉर्ड सभा ने अपनी
इस विलंबकारी शक्ति का प्रयोग भी प्राय नहीं करती है लॉर्ड सभा। अब नहीं, कोई पिछले मतलब 70-80 साल में लॉर्ड सभा ने कभी इस शक्ति का अपने प्रयोग नहीं किया। वो केवल विचार विमर्श करती है और अपने सुझाव देती है, लेकिन विलंबकारी भूमिका अब वो नहीं निभाता। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय मामलों में लॉर्ड सभा की शक्तियां और भी कम है। उसे केवल एक तो यह है कि कोई विधेयक, वित्त विधेयक जो है, धन विधेयक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रारंभ नहीं हो सकता। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही जाएगा पहली बार। जैसे भारत में लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तुत हो सकता है धन विधेयक। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को केवल 1 माह विलंब करने का अधिकार है यहाँ पर। जैसे साधारण विधेयक में 1 वर्ष का है, वहां पर यहाँ पर 1 माह का है। इस लिहाज से अगर भारतीय राज्यसभा से तुलना की जाए तो लॉर्ड सभा की स्थिति अधिक सुदृढ़ है, क्योंकि लॉर्ड सभा, राज्यसभा को केवल 14 दिन विलंब करने का अधिकार मिला हुआ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को 1 माह का मिला हुआ है। तो इस दृष्टि से वो शक्तिशाली कहा जा सकता है। याद रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। जहां तक कार्यपालिका पर नियंत्रण का सवाल है, तो इसमें भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को लोकसभा दन के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं, केवल अविश्वास मत को छोड़ दें तो। सरकार की आलोचना करने का, उससे प्रश्न पूछने का, कोई सूचना प्राप्त करने की, ये सारी शक्तियां हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी प्राप्त है। केवल एक अधिकार नहीं है, वो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। तो इस प्रकार से अब हम देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, जैसा ऑग और जिंक ने कहा है, केवल द्वितीय सदन ही नहीं है, बल्कि द्वितीय महत्व का सदन बन करके रह गया है। उसके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं है, वो केवल विलंबकारी सदन बन करके रह गया है और कोई शक्ति उसके पास अब नहीं रह गई है। इसी तरह रैमजे म्योर ने भी कहा है कि अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, अब वो केवल एक विचार विमर्शकारी सदन बन करके रहे, पुनरीक्षण सदन बन करके रह गया है और उसके पास इस कार्य के लिए भी पर्याप्त क्षमता नहीं है, ऐसा रैमजे म्योर का मानना है। तो कुल मिला के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है अब एक कमजोर सदन है। लॉर्ड सभा की आलोचना, कई आधारों पर लॉर्ड सभा की आलोचना की जाती है, जिनमें सबसे बड़ा आधार ये रहा है कि ये वंशानुगत संस्था है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि सन 2000 के पीरेज एक्ट के बाद में अब इसकी वंशानुगत स्थिति तो समाप्त हो गई है, तो ये तो कोई आलोचना का आधार अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जैसे जैसे वंशानुगत लॉर्ड्स रिटायर होते जाएंगे, वैसे वैसे ये आलोचना समाप्त, उसका महत्व कम होता चला जाएगा और उनकी संख्या वैसे भी काफी कम रह गई है। अब अधिकांश जो है वो लगभग 2/3 जो लॉर्ड्स हैं वो आजीवन पीयर्स में से हैं। लेकिन इसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि ये निर्वाचित सदन नहीं है, सरकार को इसमें मनमानी का अधिकार है। सरकार जिसे चाहे लॉर्ड की उपाधि देकर के जो है पीयर बना करके इसका सदस्य बना देती है। मनोनयन पर आधारित सदन है और इसमें ये निहित स्वार्थों का गढ़ है, ये इसको ये कहा जाता है। एक आलोचना ये भी है कि ये इसमें जो है उपस्थिति बहुत कम रहती है, लॉर्ड्स को इंटरेस्ट नहीं लेते विधि निर्माण में, उनका कोई रुचि नहीं होती, वो केवल एक दिखावे का उपाधि लेकर के बने रहते हैं उसमें और अक्सर उपस्थिति कम रहती है। इसके अलावा ये भी है कि जब इसको कोई शक्तियां नहीं दी गई तो विलंबकारी सदन बन करके रह गया, ये कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता, ये विलंब भी करता है, कुछ अनावश्यक विलंब करने वाला सदन बन करके रह गया है और अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। लोकतंत्र के इस युग में एक पूर्णतया मनोनीत सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके संगठन में भी सुधार होना चाहिए, गठन की प्रक्रिया में कोई सुधार होना चाहिए, इसका आधार निर्वाचन होना चाहिए, ऐसा मत विद्वानों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा इसकी सदस्य संख्या भी बहुत है, अधिक है। मैंने जैसे बताया 773 है आज की डेट में, तो 773 सदस्य अगर उपस्थित होकर के कोई निर्णय करना चाहे तो निर्णय कर पाना भी संभव नहीं है। इसकी कार्यप्रणाली भी दोषपूर्ण है। इसकी जैसे मैंने आपको बताया, इसके जो कोरम है वो 3 सदस्यों का है, यानी कम से कम 3 सदस्य आए तो बैठक शुरू हो सकती है। तो 773 में से 3 सदस्यों का क्या महत्व है हम समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोग आते हैं ताकि किसी तरह से कार्यवाही चलती रहे, इसलिए बहुत कम कोरम रखा गया है इसका।
इसके अलावा द्वितीय सदन के रूप में भी इसका महत्व बहुत अधिक नहीं है। देखिए, ऐसा आलोचकों का कहना है कि आज स्वयं हाउस ऑफ कॉमन्स जो है सेकेंड चैम्बर बन के रह गया है विधि निर्माण के क्षेत्र में। फर्स्ट चैम्बर की भूमिका अब निभाता है मंत्रिमंडल, जो सारे विधेयक वहीं से शुरू होते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स सेकेंड चैम्बर है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड तो एक तरह से थर्ड चैम्बर की स्थिति में आ गया है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया है अब। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आज के लोकतांत्रिक युग में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो एक अनावश्यक संस्था है। इसी बात को पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है कि ये एक अनावश्यक, अनुपस्थित, अनुत्तरदायी सदन है। अनावश्यक, अनुपस्थित यानी अक्सर लोग आते ही नहीं, और अनुत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं जनता के प्रति, क्योंकि जनता इनको चुनती नहीं है, और एक बार नियुक्त होने के बाद सालों साल बने रहते हैं। अब देखिए, इस समय जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य सन 1949 से लगातार इसके सदस्य हैं, यानी उनका कार्यकाल महारानी से भी ज्यादा हो गया। ब्रिटिश महारानी जो है 1952 में बनी थी, एलिजाबेथ जो इस समय है, एलिजाबेथ सेकंड जो अभी ब्रिटिश महारानी है, वो 1952 से अपने पद पर है। और तो कहने का मतलब है कि लंबा कार्यकाल इनका होता है, तो इनको जनता के पास जाना नहीं चुनने के लिए, तो ये अनुत्तरदायी रहते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसको खत्म हो जाना चाहिए? तो देखिए, ब्रिटिश जो परंपराएं हैं वो आसानी से टूटती नहीं है। ब्रिटिश जो चरित्र है वो रूढ़िवादी है, वो अपनी संस्थाओं को बना के रखते हैं, आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी करते हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं करते। तो हाउस ऑफ लॉर्ड समाप्त होने वाला तो नहीं है, और इस निश्चित रूप से इसकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हैं। पहली भूमिका तो ये है कि ये लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई लोक सदन आया, किसी सरकार ने बहुमत से, बड़े बहुमत से जीत करके आती है, मनमानी करने पर अगर उतारू हो जाती है, तो ऐसे में हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसकी कार्रवाइयों को 1 वर्ष के लिए रोक सकता है। 1 वर्ष के अंदर जनता को पर्याप्त विचार करने का अवसर मिल जाता है, जनमत को जागृत किया जा सकता है। अगर लॉर्ड सभा सही है तो जनता सरकार के विरोध में उतर आएगी, और अगर लॉर्ड सभा सही गलत है अपने मामले में, अपने विचार लॉर्ड सभा गलत है, तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। तो इस प्रकार से पुनर्विचार करने वाले सदन के रूप में ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोक सदन की स्वेच्छाचारिता को रोकने की दृष्टि से। तीसरा, लॉर्ड सभा एक विशेषज्ञता वाला सदन है। इसमें ऐसे लोग होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं, और जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ऐसे लोग होते हैं। जैसे राज्यसभा में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं चुन करके, जो चुनाव से बचना चाहते हैं। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान लोग जो है चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव में नहीं जाना चाहते, उनको राज्यसभा में ले आया जाता था। वैसे ही वहां पर भी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसे लोगों को ले आया जाता है जो चुनाव की भाग दौड़ से बचना चाहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे लोग बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड सभा की यह भी है कि विधि निर्माण में बड़ी सहयोग करने वाली संस्था है, क्योंकि आज लोक कल्याणकारी राज्य के युग में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत सारा काम है। तो इस कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है विधि निर्माण के क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण मदद करता है, उसके बोझ को हल्का करता है। बहुत सारे विधेयकों पर वो पहले विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम आसान बना देता है। तो इस दृष्टि से हाउस ऑफ लॉर्ड्स का महत्व है, और यही कारण है कि आज तक वो विद्यमान है। उसकी जो आलोचना के आधार थे वो समाप्त हो गए हैं प्राय। हाँ, अभी भी ये जरूर कहा जा सकता है वो अप्रतिनिध्यात्मक सदन, उसके सारे सदस्य मनोनीत हैं, लेकिन ये जरूर है कि उसके जो मनोनयन करने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, वो एक निर्वाचित संस्था है, वो प्रतिनिध्यात्मक संस्था है। तो इस दृष्टि से अब इसके गठन की जो आलोचना थी वो उतनी प्रभावी नहीं रह गई है, और इसी तरह से इसके कार्यकरण के संबंध में जो आलोचना थी वो भी अब बदली हुई परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं रह गई है। न्यायिक शक्तियां उसकी समाप्त हो ही गई हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा
यद्यपि लोकतांत्रिक युग में एक अजूबा लगता है, मनोनीत सदन है पूरी तरह और अन्यत्र कहीं भी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई जल्द ही समाप्त होने वाली संस्था है। ये बनी रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और सुधार इसमें हो जाए या आंशिक निर्वाचन का तत्व भी इसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन समाप्त होने वाली नहीं है, ये निश्चित रूप से तय है। तो ये है हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में आज का हमारा लेक्चर। यहीं समाप्त करते हैं हम, और आपकी कोई जिज्ञासाएं हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।